हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो अपने पास में है, नए चैप्टर है अपने पास में, संपूर्ण अवकल समीकरण। ठीक है, तो संपूर्ण अवकल समीकरण पहले तो होता क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो संपूर्ण अवकल समीकरण अपने पास में जो है कि p dx प्लस q dy प्लस r dz, इस टाइप का कोई भी अपने पास में जो समीकरण है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अपने पास में क्या कहलाता है? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन होगा उसको अपन इसमें सॉल्व करेंगे कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अब सेकंड जी जो अपने पास में कंडीशन है, इसको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में एक कंडीशन का यूज किया जाता है, जो कि अपने पास में है कि यदि ये समाकलनीयता की कंडीशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो समाकलनीयता की शर्त, समाकलनीयता की शर्त जो रहेगी वो क्या होगी? तो ये अपने पास में होती है P डेल क्यूब अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल वाई प्लस क्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड प्लस आर डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये समाकलनीयता की ये जो शर्त है, इसको अगर वो फॉलो करता है तो अपने पास में इसका क्या किया जा सकता है? इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के अपने पास में कुछ मेथड हैं। जैसे कि पहला मेथड है अपने पास में यथातथ, या फिर अपन इसको यथार्थ भी कह सकते हैं, या फिर यथातथ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको अपन कहते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट वाला जो मेथड है उससे। अब अगर ये एग्जैक्ट से सॉल्व नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन अपने पास में होती है समघात, समघात रूप में कन्वर्ट करके। समघात का मतलब होमोजीनियस। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब सहायक समीकरण बना करके, सहायक समीकरण, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है वो होता है इसका व्यापक, व्यापक विधि, जो इसकी व्यापक विधि होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जनरल मेथड, इसको अपन जनरल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों पॉइंटों के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करेंगे। तो पहली जो अपने पास में जो ये पहला पॉइंट है अपने पास में, यथार्थ समीकरण, यथातथ समीकरण द्वारा अपन इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये अपने पास में इसको सॉल्व करने के लिए यही वर्क करेगा। ये सेकंड इसका पार्ट है, अवकल समीकरण का सेकंड पार्ट यहाँ से, यानी कि 6 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में इसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड पार्ट जो है, उस सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट जो है, इसमें दो पार्टों में किताब बटी हुई है। ठीक है, तो ये बुक जो है दो पार्टों में है। पहले पार्ट में 6 एक्सरसाइज हैं, अगले जो सेकंड पार्ट है उसमें भी कुछ 7 या 6 समथिंग इतनी एक्सरसाइज हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें से अपने पास में जो सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर है, सेकंड पार्ट का थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर के थर्ड ए के बारे में अगर अपन बात करें
थर्ड ए। तो थर्ड ए जो एक्सरसाइज है वो यथातथ पर बेस है, और थर्ड बी जो है वो किस पर बेस है, इस वाले पर। ठीक है, और ये थर्ड सी जो है वो इन दोनों पर क्या है, बेस है। थर्ड सी इन दोनों के ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहां से अपन सबसे पहली जो कंडीशन है यथातथ समीकरण के बारे में अपन इसमें सीखेंगे। तो थर्ड ए पार्ट अपन को सीखना है, तो इससे रिलेटेड अपन एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, जिससे अपने पास में, हाँ, और यथातथ की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो आ जाए, कि डेल पी अपॉन डेल पी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हो जाए डेल क्यू अपॉन डेल एक्स के, कॉमा ये वाला जो पार्ट है डेल पी डेल आर के बराबर हो जाए और डेल क्यू डेल आर के बराबर हो जाए। तो डेल क्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, इसके डेल आर अपॉन डेल वाई के, डेल आर अपॉन डेल वाई के। और ये जो पार्ट है डेल पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डेल पी अपॉन डेल जेड के। तो डेल पी अपॉन डेल जेड के, तब ये कंडीशन क्या हो जाती है, यथातथ में हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इक्वल नहीं होते हैं, तो अपन को इसको यथातथ बना लेना पड़ता है। यथातथ समीकरण जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो अपन इसको यथातथ में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कन्वर्ट नहीं होती है, ये भी इक्वल नहीं आए और कन्वर्ट भी नहीं होती है, तब अपन इनमें से कोई मेथड अप्लाई करके देखते हैं। समघात पहले अप्लाई करेंगे, अगर समघात भी अप्लाई नहीं होता है तो सहायक समीकरण द्वारा, सहायक समीकरण भी नहीं होता है तो व्यापक विधि द्वारा, यानी कि इन चारों मेथडों में से एक एक करके अपन को अप्लाई करते चलना है। तो पहले यथातथ के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इनको लिख लीजिए। तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये अपने पास में दिया हुआ है 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस 2z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्म को अपन सबसे पहली चीज की पी क्यू एंड आर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो p की वैल्यू जो dx के साथ में मल्टीपल है, तो 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1। q की वैल्यू, तो q इज इक्वल टू 1 एंड r की वैल्यू 2z। ये तीनों वैल्यूज अपने पास में लिख ली हैं हमने। तो इसके बाद में अपन को एक तो निकालना है कि p का डेरिवेटिव करना है, आंशिक अवकलन। ठीक है, तो आंशिक अवकलन dp अपॉन, एक तो अपन को p का डेरिवेटिव जो आंशिक अवकलन करना है वो x के सापेक्ष नहीं करना है, y और z के सापेक्ष करना है। q का y के सापेक्ष नहीं करना है, x और z के सापेक्ष करना है। r का z के सापेक्ष नहीं करना है, x और y के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो इनको अपन निकाल लेते हैं। तो x के सापेक्ष नहीं करेंगे, इसका y के सापेक्ष निकाल लेते हैं और एक z के सापेक्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्हीं की अपने पास में जरूरत पड़ेगी। तो इसका y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो 0, प्लस इसको जब करेंगे तो ये हो गया 2x, इसको जब करेंगे तो ये 0 और इसको जब करेंगे तो ये 0। तो इज इक्वल टू आ गया अपने पास में 2x। ठीक है, अब अपने पास में डेल p अपॉन, अब की बार किसके सापेक्ष कर देंगे अपन, z के सापेक्ष। तो ये आ गया अपने पास में डेल p अपॉन डेल z के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं इसका, तो z के सापेक्ष जब अपन करेंगे तो ये तो अपने पास में हो जाएगा 0, ये भी अपने पास में 0, प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 2x कांस्टेंट, तो 4zx ये बन जाएगा। ठीक है, यहां से ये बन जाएगा 4xz या फिर zx, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4xz प्लस 0। तो इज इक्वल टू अपने पास में आ गया 4xz। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में p आ गया, p की फॉर्म सॉल्व हो गई। इसके बाद में अपन सॉल्व करते हैं डेल q
अपॉन डेल। अब क्यू का वाई के सापेक्ष नहीं करना है, एक्स के सापेक्ष, तो कांस्टेंट है, जीरो ही रहेगा। ऐसे ही करके मैं निकाल लेता हूँ डेल क्यू अपॉन डेल, अब की बार जेड के सापेक्ष, तो डेल जेड ये भी मेरे पास में जीरो हो जाएगा। आर का जेड के सापेक्ष करना नहीं है, तो अपने पास में डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, जीरो। एंड डेल आर अपॉन डेल वाई, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये सारी चीजें अपने पास में निकल के आ चुकी हैं, ये सारे मान अपने पास में आ चुके हैं। अब सारे मान आ चुके हैं, तो समाकलनीयता की आवश्यक शर्त, समाकलनीयता की आवश्यक शर्त, ये वाली जो कंडीशन है ये अपने पास में फॉलो होनी ही चाहिए, तभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना। ठीक है, तो P, तो समाकलनीयता की जो शर्त है उसको मैं लिख देता हूं, डेल क्यू अपॉन डेल जेड माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस क्यू। ठीक है, इसके बाद में डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड। ठीक है, प्लस आर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर। ठीक है, इसके बाद में डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये फॉर्म अपने पास में जो आई हुई है, इसको अपन क्या करेंगे, इसमें इनमें वैल्यूज इसकी रखेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखता हूं, तो मैं p की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये रही, तो 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 इनटू में आ जाएगा डी क्यू अपॉन डेल जेड, तो डी क्यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, इनटू जीरो, डेल आर अपॉन वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, ये वाली फॉर्म भी जीरो, प्लस क्यू के लिए इस फॉर्म को देखें, तो क्यू की वैल्यू तो अपने पास में क्या थी, तो क्यू की वैल्यू 1, इनटू में यहाँ से डेल आर अपॉन एक्स, तो डेल आर तो अपने पास में जीरो है ही, डेल आर अपॉन एक्स ये हो गया, डी पी अपॉन डी जेड, तो इसकी वैल्यू थी माइनस का 4xz। ठीक है, ये फॉर्म आ गई, प्लस आर की वैल्यू अपने पास में क्या हो गई, आर की वैल्यू तो अपने पास में क्या है, 2z, तो 2z इंटू डी पी अपॉन डी वाई, तो डी पी अपॉन डी वाई ये रहा 2x माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xz, और ये हो गया प्लस का 4xz इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अतः लिख देंगे समाकलनीयता की शर्त सत्यापित है, अतः अब अपन को इसी वाले अवकल समीकरण पे आ जाना है। ठीक है, तो एक बार आप इसके सॉल्यूशन को यहां से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे अपन इसमें बात करते हैं, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन के अंदर, बस छोटा सा क्वेश्चन है और तुरंत ही ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ये जो फॉर्म बनी हुई है, इसमें से
अब ये अवकलनीयता की ये जो शर्त थी बस ये सत्यापित करनी थी, जो कि सत्यापित हो चुकी है। ठीक है, अब वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन यही सॉल्व होगा, ये तो बस ये क्या है, प्रतिबंध है। ये क्या था, इसका प्रतिबंध था जो कि हमको फॉलो करना ही है, कि अगर फॉलो नहीं होगा तो ये सॉल्व नहीं होगा, अगर ये फॉलो होगा तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, इस चीज के लिए प्रतिबंध है ये। ठीक है, तो यहां से मैं इसमें क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इसका, तो 2x² 2xy प्लस 2xz², इसके साथ में dx प्लस इसके साथ में dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बन गया x, यहाँ पर बन गया y, यहाँ पर बन गया z² और ये बन गया dx प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसका मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो इसका डिवाइड किया तो 2x dx बन जाएगा ये, तो प्लस dx प्लस dy प्लस 2z dz 2z dz। ठीक है, जब अपन ने एग्जैक्ट वाले अवकल समीकरण अपन ने देखे थे फर्स्ट एक्सरसाइज में ही, तो उसमें अपन को पता था कि इस तरीके की फॉर्म्स बन के आती हैं। ठीक है, फिर अपन उनके अवकलन ढूंढते हैं, तो इसका अवकलन क्या होगा, अगर मैं इस वाले का पूरे का अवकलन करके देखूं तो x का dx, y का dy, z² का 2z dz, सही है। यानी कि अगर मैं इसको लॉग की फॉर्म में ले लूं तो अपने पास में इसका अवकलन बन जाता है। ये किसका है, x² का, तो यहां पर लिख देंगे समाकलन करने पर, तो जब अपन इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो गया x²। ठीक है, और इसका 1/x की फॉर्म में है तो log आएगा, तो log x प्लस वाई प्लस z² इज इक्वल टू 0 जो है इसको अपन क्या लिखते हैं, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब c। ठीक है, इज इक्वल टू c, और यही अपने पास में इसका फाइनली क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट्स इट। तो एक बार आप लिखें इसको। तो अब अपने पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये अपने पास में हो गया p, तो p इज इक्वल टू इसका सॉल्यूशन, तो p इज इक्वल टू y² प्लस z² माइनस x² एंड q इज इक्वल टू माइनस का 2xy, ध्यान रखना चिन्ह सहित लेना है, r इज इक्वल टू माइनस का 2xz। ठीक है, p का x के सापेक्ष नहीं करना है, y और z के सापेक्ष, तो डेल p अपॉन डेल y, तो इसका हो गया 2y कांस्टेंट 0। ठीक है, डेल p अपॉन डेल z, तो z के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा 2z। ठीक है, इसके बाद में डेल q, इसका किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष नहीं होगा, y के सापेक्ष नहीं होगा, और किसके सापेक्ष होगा, एक तो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करेंगे तो y तो अपने पास में कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस का 2y, x का 1। ठीक है, इसके बाद में डेल q अपॉन डेल z, तो z के सापेक्ष तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म्स अपने पास में आ गई हैं। चलो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, नीचे की तरफ जगह कम पड़ेगी, साइड में सॉल्व तो हो जाएगा कम से कम। डेल q अपॉन डेल z इज इक्वल टू 0, कॉमा, अब की बार r का करना है, तो डेल r अपॉन z के सापेक्ष नहीं करना है, इसका क्या करना है, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तो माइनस का 2z। ठीक है, कॉमा, डेल r का अब किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे तो ये 0। ठीक है, अब यहां से समाकलनीयता की आवश्यक शर्त, तो लिख देंगे समाकलनीयता की
आवश्यक शर्त, इसको फॉलो करना चाहिए। तो समाकलनीयता की आवश्यक शर्त क्या है अपने पास में? P डेल Q अपॉन डेल Z माइनस डेल R अपॉन डेल Y प्लस Q डेल R अपॉन डेल X माइनस डेल P अपॉन डेल Z प्लस R डेल P अपॉन डेल Y माइनस डेल डेल और ये हो जाएगा अपने पास में पी क्यू, क्यू डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। तो इस फॉर्म में अपने पास में ये बन के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इस फॉर्म का ये वाला अपने पास में आवश्यक शर्त आ गई। आवश्यक शर्त को अपन इसको फॉलो करते हैं। तो P का मान अपने पास में ये है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल क्यू अपॉन डेल जेड, तो डेल क्यू अपॉन डेल जेड जो है वो क्या होगा देखें, डेल क्यू अपॉन डेल जेड ये रहा 0 माइनस डेल आर अपॉन वाई, डेल आर अपॉन वाई ये भी अपने पास में क्या है 0 प्लस क्यू डेल आर अपॉन एक्स माइनस का 2z। और क्यू का मान और लिख लेते हैं ना, तो क्यू का मान क्या है अपने पास में -2xy इंटू, ठीक है, डेल आर अपॉन एक्स, तो डेल आर अपॉन एक्स है हो गया माइनस का 2z, डेल पी अपॉन जेड, तो डेल पी अपॉन जेड है 2z, तो ये भी माइनस का क्या हो जाएगा 2z प्लस आर की जो वैल्यू है वो है माइनस का 2xz इंटू डेल पी अपॉन वाई, तो डेल पी अपॉन वाई है 2y। ठीक है, माइनस डेल क्यू अपॉन एक्स, तो डेल क्यू अपॉन एक्स है माइनस का 2y, तो माइनस माइनस प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है, तो ये पार्ट तो अपने पास में क्या हो गया 0 माइनस 2xy है, और ये माइनस का कितना हो गया माइनस का 4z, तो ये हो गया माइनस का 2xy इंटू माइनस का 4z प्लस माइनस का 2xz, 2xz इंटू ये हो गया अपने पास में 4y इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8xyz, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉरी माइनस माइनस प्लस का आएगा, ये माइनस का 8xyz इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, और नीचे लिख देंगे समाकलनीयता की आवश्यक शर्त का सत्यापन होता है। समाकलन की लिख देंगे यहाँ पर, समाकलन की आवश्यक शर्त का सत्यापन होता है। आवश्यक शर्त क्या है, सत्यापित है। अतः अब वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो सबसे पहले तो इसको प्लस करो क्योंकि उसी रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने कर लिया प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा एक बार और एक बार, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास में पहले का ही है डी एक्स प्लस सॉरी माइनस है 2xy dy माइनस 2xz dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर
डी एक्स माइनस टू एक्स वाई डी वाई माइनस टू एक्स जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से इसी फॉर्म में चलने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी जेड माइनस, इसमें से आप क्या कर लो, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेते ही ये बन गया 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि देखो अब इन वालों का अवकलन ये अपने पास में दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल, या एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 2z अवकलन अपने पास में दिख रहा है। तो इस वाली फॉर्म को अपन इसके कहाँ ले जाते हैं, नीचे, और इस x को इसके नीचे, ठीक है। तो यानी कि अपन ने जो डिवाइड करना है वो किसका करना है, x एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाली फॉर्म से ये फॉर्म कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो dx अपॉन x बन गया यहाँ से, और यहाँ से बन जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि दोनों तरफ इनका क्या कर देते हैं अपन, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये तो बन गया log x माइनस, इसको जब समाकलन करेंगे तो ये बन गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कांस्टेंट भी log की फॉर्म में ले लेते हैं तो log c इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को तो अपन log की फॉर्म में और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया log x इंटू सी इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन log से log कैंसिल आउट, आंसर मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर, फाइनली आंसर जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, x इंटू सी इज इक्वल टू लॉग तो कैंसिल आउट हो ही चुका है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही अपने पास में इसका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिखें।